हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो लिगेंड जब मेटल आयन के पास आते हैं तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। तो हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हम जानते हैं कि एक मेटल आयन जब वो गैसियस स्टेट में होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है, तो उसके सारे डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम एनर्जी वाले होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल। और ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी फिर हमारे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। पर जब लिगेंड मेटल आयन के पास आता है तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के जो लोन पेयर हैं, यानी कि जो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, जिससे मेटल आयन के इन डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। अब पर ये जो एनर्जी बढ़ रही है वो सारे डी ऑर्बिटल की एक समान रूप से नहीं बढ़ती, यानी कि जो मेटल आयन के ये 5 डीजनरेट एनर्जी वाले ऑर्बिटल थे उनकी ऊर्जा में अलग अलग प्रकार से वृद्धि होती है, जिससे ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, दो या दो से अधिक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार मेटल आयन के 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट होना, अलग अलग ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होना क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये अलग अलग प्रकार से स्प्लिट हो जाते हैं। कभी 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है तो 3 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी ये डिपेंड करता है कि लिगेंड का ओरिएंटेशन कैसा है, यानी मेटल आयन के पास लिगेंड किस प्रकार से आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो स्प्लिटिंग के बारे में और जानकारी लेने के पहले चलिए हम समझते हैं कि हमारे डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, उनका शेप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं और इन डी ऑर्बिटल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो नॉन एक्सियल और दूसरे एक्सियल, यानी कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, यदि हम इनके शेप देखना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक नॉन एक्सियल और दूसरे एक्सियल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल यानी कि ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके जो लोब्स होंगे वो एक्सिस पर नहीं होंगी। और हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो ये डबल डम्बल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल डम्बल्ड होते हैं। तो हम नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमारे पास ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम जो लूप्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, प्लेन में बनाएंगे, एक्सिस पर नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, एक डंबल, ये दूसरा डंबल, तो इसका नाम क्या है, चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में है इसलिए इसका नाम है डी एक्स वाई। अब यदि मैं प्लेन चेंज कर दूं, एक x है और एक z है, तो दोनों लूप्स कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स। और यदि एक एक्सिस y हो गई और दूसरी z हो गई, और यदि लूप्स इस प्लेन में है तो इसका नाम हो जाएगा डी वाई जेड। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं। जबकि एक्सियल डी ऑर्बिटल की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये इस डी ऑर्बिटल में जो लूप्स होंगे वो एक्सिस पर होंगे। तो ये 2 होते हैं, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा जो देखिए डी ऑर्बिटल बना,
इसमें जो लूप्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है, तो इसका नाम हो जाता है dx² माइनस y²। और एक बनता है हमारा dz², तो ये z एक्सिस है। अब देखिए तो हमने एक डंबल बनाया, ये तो पी जेड की तरह हुआ। अब दूसरा यदि इसी पर लूप्स बना दूं तो लोब क्या होंगे, वो दिखेंगे ही नहीं आपको। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक सर्कल बना देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है dz²। ठीक, तो हमने देखा कि जो d ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप इस तरीके से होते हैं। तो कुछ नॉन एक्सियल हैं, यानी कि इनके लूप्स प्लेन में हैं, और कुछ कैसे हैं, एक्सियल हैं। तो इन जो 3 d ऑर्बिटल जिन्हें हम नॉन एक्सियल कहते हैं, इन्हें हम T2g भी कहते हैं, और ये जो एक्सियल हैं इन्हें EG से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब आप जरा सोचिए कि यदि कोई लिगेंड एक्सिस पर आ रहा है, तो मान लीजिए वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये हमारा लिगेंड है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो देखिए ये जब ऐसा आएगा तो इसके लूप्स तो कहाँ हैं, प्लेन में है, तो इसके डायरेक्ट मार्ग में नहीं आ रहे हैं, रास्ते में नहीं आ रहे हैं। पर जब यही लिगेंड यहाँ पर आता है तो देखिए जो एक्सियल है वो उनके लूप्स कहाँ हैं, एक्सिस पर हैं, इसलिए वो रास्ते में आएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। और यदि मान लो कोई लिगेंड ऐसा आता है, प्लेन से आता है, बीच से आता है, एक्सिस से नहीं आता, तो फिर उनके रास्ते में कौन आएगा, उनके रास्ते में ये जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं उनके लूप्स आएंगे, जबकि एक्सियल जो है वो उनके रास्ते में नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन में किसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये जो हमारे नॉन एक्सियल है यानी T2g ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो लिगेंड किस प्रकार से मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है, इस आधार पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, और अलग अलग ज्योमेट्री के लिए हमें अलग अलग प्रकार की स्प्लिटिंग प्राप्त होती है। तो अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं।